सारथी। नमस्कार, हमारे खास शो स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और पेश है देश और विदेश की कुछ खास और अहम खबरें। और आज हम सबसे पहले बात करेंगे बिहार एनडीए में जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू की भूमिका की और बीजेपी की बढ़ती साख की बात होगी। वहीं शमसुद्दीन राइन के बीएसपी से बाहर किए जाने के पीछे की इनसाइड स्टोरी आपको दिखाएंगे। वहीं चलते चलते बात एड गुरु पीयूष पांडे के इंतकाल की करेंगे। तो चलिए अब चलते हैं खबरों के विस्तार में। तो स्पेशल रिपोर्ट में पहली अहम रिपोर्ट का रुख कर लेते हैं। बिहार एनडीए में जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू से क्या बड़े भाई की भूमिका छिन गई है और अब भाजपा विधानसभा चुनाव की जंग का मुख्य चेहरा बन गई है। दरअसल साल 2005 से अब तक साथ साथ लड़े 4 चुनाव में यह पहला मौका है जब भाजपा राजद के खिलाफ जदयू के मुकाबले अधिक सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इस खास रिपोर्ट में देखें। भारी दिख रहा बीजेपी का पलड़ा। एनडीए ने आधिकारिक तौर पर चुनाव से पहले अपना मुख्यमंत्री चेहरा घोषित नहीं किया है, जबकि विपक्षी महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को सीएम चेहरा बनाया है। आपको बता दें कि 2020 में कम सीटें आने के बावजूद नीतीश कुमार को सीएम बनाने के बाद 2025 में चुनाव के बाद की स्थिति पर अभी भी अनिश्चितता बनी हुई है। यही कि क्या बीजेपी जीतने पर उन्हें ही सीएम बनाएगी या अपनी पार्टी से किसी को आगे बढ़ाएगी। बीजेपी सबसे प्रभावशाली घटक दल है, लेकिन जब तक वह खुले तौर पर मुख्यमंत्री पद के लिए किसी अन्य चेहरे को सामने नहीं लाती, तब तक चुनावी जंग का मुख्य चेहरा नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द घूमता रहेगा, जिसमें बीजेपी का पलड़ा भारी दिख रहा है। एक काम करेंगे, जरा अपना मोबाइल फोन बाहर निकालिए और अपना मोबाइल फोन निकाल कर उसकी लाइट चालू कीजिए, उसकी लाइट जलाइए जरा सबके सब। जिनके पास मोबाइल है वो जरा अपनी लाइट जलाएं। जिसके पास मोबाइल है, अच्छा आपका लाइट जल रहा है। अब आप मुझे एक बात बताइए, जब इतनी लाइट है, हर एक के हाथ में लाइट है, तो लालटेन चाहिए क्या? साथियों, पूरा देश आपको सुन रहा है, देख रहा है। बिहार को लालटेन और उसके साथी नहीं चाहिए। जेडीयू की कैसे बदल रही बड़े भाई की भूमिका। पिछले चुनाव में जेडीयू गठबंधन में बीजेपी से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जो उसे बड़े भाई का दर्जा देता था। – 2025 के विधानसभा चुनाव में एनडीए के सीट बंटवारे के तहत जेडीयू और बीजेपी दोनों बराबर यानी कि 101 और 101 सीटों पर चुनाव लड़ रही। ये बदलाव स्पष्ट रूप से बीजेपी के बढ़ते राजनीतिक कद और जेडीयू के सिकुड़ते जनाधार को दर्शाता है। 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू की सीटें 43, बीजेपी की सीटें 74 थीं। फिलहाल एनडीए गठबंधन में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के रूप में बने हुए हैं। नीतीश को स्थिरता और अनुभवी चेहरे के रूप में पेश कर रही है। चुनाव बाद तस्वीर बदल भी सकती है। आपको बता दें कि बदलाव को पिछले चुनाव में आरजेडी के खिलाफ जदयू के कमजोर प्रदर्शन के कारण एनडीए की बदली रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। एनडीए के रणनीतिकारों का कहना है कि इसी को देखते हुए अब की बार आरजेडी के खिलाफ जेडीयू को छोड़कर 3 अन्य सहयोगी दल 87 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार स्थिति थोड़ी उलट है। मुख्यमंत्री के उम्मीदवार का सपना देखा और लालू जी ने जबरदस्ती नहीं कहते हैं, लोग अपने बेटा को मुख्यमंत्री बनाने के लिए लोगों को एक तरह से टॉर्चर करके
कांग्रेस को टॉर्चर करके और सभी पार्टियों को टॉर्चर करके सबके खिलाफ उम्मीदवार उतार के, चाहे वो वीआईपी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, सबको टॉर्चर करके जिस तरह अपराधियों का राज 15 साल तक लालू जी ने बिहार में चलाया, गुंडागर्दी करके अपने गठबंधन में मुख्यमंत्री का प्रत्याशी बनाया। और आप सोचिए, बिहार की जनता जानती है कि लालू जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती राबड़ी देवी जी 15 साल तक बिहार में मुख्यमंत्री रहे और बिहार की जनता ने 15 साल तक सत्ता दिया, लेकिन बिहार की जनता को क्या मिला? लूट, हत्या, बलात्कार, भ्रष्टाचार और चोरी करने का इनाम लालू प्रसाद जी के राज में। आरजेडी के खिलाफ मुख्य मुकाबले में बीजेपी। आरजेडी के खिलाफ भाजपा 62 सीटों पर मैदान में। आरजेडी के मुकाबले जेडीयू 56 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। पिछले चुनाव में जेडीयू और आरजेडी 71 सीटों पर आमने सामने थे। लोजपा रामविलास अपने हिस्से की 29 में से 18, हम 6 में से 4, आरएलएम 6 में से 3 सीटों पर आरजेडी के खिलाफ मुकाबले में। खास तौर पर लोजपा रामविलास के हाथ ऐसी 13 सीटें लगी हैं जहां एनडीए कभी चुनाव नहीं जीत पाया। पहले चरण में नीतीश पर दारोमदार। आपको बता दें कि पहले चरण की 121 सीटों पर एनडीए को आरजेडी पर बढ़त दिलाने की जिम्मेदारी नीतीश कुमार पर होगी। इस चरण में 36 सीटों पर जेडीयू का मुकाबला आरजेडी से है। भाजपा 23, लोजपा रामविलास 11 और आरएलएम 2 सीटों पर आरजेडी के सामने है। इस चरण में जेडीयू का 12 और भाजपा का 13 सीटों पर कांग्रेस से मुकाबला है। भाजपा, जेडीयू, लोजपा, रामविलास क्रमशः 5, 14 और 2 सीटों पर माले के खिलाफ मुकाबले में। इस बार समीकरण अलग है। बीते चुनाव में एनडीए खासतौर पर जेडीयू को गहरा झटका देने वाले रालोसपा और आरएलएम के साथ ही लोजपा रामविलास इस बार एनडीए के साथ है। ये 2 लोग गुजरात से आकर के बिहार चलाने का काम कर रहे हैं। बताओ सहरसा के लोगों, बिहार को बिहारी चलाएगा कि बाहरी चलाएगा? अरे बिहार को बिहारी चलाएगा कि बाहरी चलाएगा? बिहारी चलाएगा कि नहीं चलाएगा? आज देखिए जगह जगह ये लोग घूम रहे हैं। पहले हिसाब मांगिए, भाजपा ने क्या किया 11 साल, 20 साल बिहार में क्या किया इन लोगों ने? सबसे ज्यादा गरीबी है कि नहीं है? पलायन है कि नहीं है? बेरोजगारी है कि नहीं है? तो देखिए, हमारी सरकार बनेगी तो जो घोषणा तेजस्वी ने किया उसी का ही नकल कर रहे हैं। तेजस्वी के सीएम फेस बनने पर बदलेगी एनडीए की रणनीति। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव के महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनने से एनडीए की रणनीति में कई बदलाव आने की संभावना है। ये घोषणा न केवल महागठबंधन को एक स्पष्ट नेतृत्व प्रदान करती है, बल्कि एनडीए खासकर बीजेपी और जेडीयू के लिए नई चुनौतियां भी खड़ी करती है। महागठबंधन ने सवाल उठाया है कि क्या बीजेपी नीतीश कुमार को फिर से सीएम बनाएगी। तेजस्वी ने यहां तक दावा किया है कि यह नीतीश कुमार का आखिरी चुनाव है और बीजेपी उन्हें दोबारा सीएम नहीं बनाएगी। एनडीए को इस दावे का मुकाबला करने के लिए नीतीश कुमार को आधिकारिक और सशक्त रूप से सीएम चेहरा घोषित करना पड़ सकता है, ताकि जेडीयू के वफादार वोटर्स में कोई भ्रम ना रहे। दरअसल एनडीए तेजस्वी की युवा ऊर्जा और परिवर्तन के नैरेटिव का मुकाबला नीतीश कुमार के अनुभव और सुशासन की छवि पर जोर देकर कर सकता है। वहीं बीजेपी के नेता यह प्रचार करने में जुट गए हैं कि अगर तेजस्वी के नेतृत्व में सरकार बनी तो बिहार में फिर से जंगल राज का दौर लौट आएगा, जैसा कि 1990 से 2005 के बीच था। एनडीए इन मुद्दों को उठाकर विशेषकर मध्यम वर्ग और उन वोटरों को लामबंद करने की कोशिश करेगा जो कानून व्यवस्था को लेकर चिंतित है। वहीं चर्चा इस बात पर भी हो रही है कि क्या एनडीए
डबल इंजन की सरकार के फायदे गिनाएगा, जिसमें केंद्र सरकार की योजनाओं और नीतीश कुमार के कार्यकाल में हुए विकास कार्यों को मिलाकर एक सशक्त एजेंडा पेश किया जाएगा। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो स्पेशल रिपोर्ट में अब बात अगली अहम रिपोर्ट की करेंगे। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती अपनी अलग राजनीतिक स्टाइल के लिए जानी जाती है। यह स्टाइल न सिर्फ उनके करीबी बल्कि कई बार उनके विरोधियों तक को हैरान करती है। मायावती की इस अलग स्टाइल का शिकार उनकी पार्टी के कई दिग्गज हो चुके हैं और इस फहरिस्त में एक नया नाम भी जुड़ गया है। वो नाम है शमसुद्दीन राइन का। सवाल है कि मायावती शमसुद्दीन राइन जैसे एक करीबी नेता को बाहर का रास्ता दिखाकर कौन सी सियासी रणनीति का परिचय देना चाहती हैं, इस खास रिपोर्ट में देखिए। राइन को सुबह प्रभार, शाम को बहार। बसपा प्रमुख मायावती ने 23 अक्टूबर की सुबह करीबी नेता शमसुद्दीन राइन को फोन कर उन्हें लखनऊ, कानपुर और प्रयागराज मंडल जैसे अहम क्षेत्रों का प्रभारी बनने की सूचना दी। हैरानी की बात यह है कि माया के इस फोन के कुछ घंटे बाद ही राइन की पार्टी से बर्खास्तगी का लेटर जारी कर दिया गया। उन पर अनुशासनहीनता और पार्टी में गुटबाजी बढ़ाने का आरोप लगा। हालांकि राइन कह रहे हैं कि उन पर यह कार्रवाई महज इसलिए हुए क्योंकि वो बहन जी का एक कॉल नहीं उठा सके। लेकिन सवाल उठता है कि जो मायावती राइन को उन्हें मिली नई जिम्मेदारी के बारे में बता रही हैं, वही उन्हें कुछ घंटे बाद ही पार्टी से बाहर कैसे कर सकती हैं? राइन खुद फोन कॉल ना उठा पाने के कारण बता रहे हैं, जबकि सियासी गलियारों में इसे संगठनात्मक असंतोष रैली के आयोजन में कमी या 2027 के चुनाव से पहले कड़ा संदेश देने की रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। बता दें कि 2019 में बसपा का सबसे बेहतर प्रदर्शन शमसुद्दीन राइन के जिम्मे में रहे मंडल की सीटों पर रहा था। बसपा के संगठन को धार देने से लेकर कैडर कैंप तक कराने के माहिर शमसुद्दीन माने जाते हैं। वहीं बसपा के लिए काफी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। 2027 के चुनावी लिहाज से बसपा के लिए शमसुद्दीन काफी अहम थे, खासकर पश्चिमी यूपी के लिए। यहाँ पर मुस्लिम वोटर काफी अहम है। दलित और मुस्लिम समीकरण पश्चिमी यूपी में हिट माना जाता है। बीएसपी के लिए कितने अहम थे शमसुद्दीन? नसीमुद्दीन सिद्दीकी के बीएसपी छोड़ने के बाद मायावती ने शमसुद्दीन राइन को आगे बढ़ाया, मुस्लिम चेहरे के तौर पर पेश करने का काम किया। उन्हें पश्चिमी यूपी की जिम्मेदारी सौंपी और उसके बाद यूपी के अलग अलग मंडलों की कमान मिली। मायावती के करीबी नेताओं ने उनकी गिनती होती थी। 16 अक्टूबर को बैठक में मायावती ने शमसुद्दीन राइन को लखनऊ, कानपुर और प्रयागराज मंडल की जिम्मेदारी सौंपी। शमसुद्दीन राइन पसमानदा मुस्लिम समाज से आते हैं। मुस्लिमों की 80% से ज्यादा आबादी पसमानदा मुस्लिमों की है। बसपा में शमसुद्दीन राइन पसमानदा मुस्लिमों की रहनुमाई कर रहे थे। क्या बीएसपी को वापस मिलेगा खोया जनाधार? आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश के 4 बार सत्ता में आ चुकी है। एक बार तो उसे पूर्ण बहुमत भी मिल चुका है। बावजूद इसके वर्तमान में अपने सबसे खराब दौर से गुजर रही यूपी विधानसभा में बीएसपी का सिर्फ एक विधायक है। वहीं लोकसभा में पार्टी के पास एक भी सांसद नहीं है। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर के बढ़ते कद और बीते लोकसभा चुनाव में संविधान के नाम पर बीएसपी के वोट काटने के बाद अब मायावती एक बार फिर पार्टी को मजबूत करने की कवायद में जुटी दिख रही हैं। देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की सियासत में बसपा चुनाव दर चुनाव कमजोर होती जा रही है, जिसके चलते मायावती के सामने कई चुनौतियां खड़ी हैं। पिछले कुछ सालों में पार्टी का वोट शेयर कम हुआ है और कई प्रमुख नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है। हालांकि मायावती की जाट समाज में पकड़ अभी बरकरार है, लेकिन गैर जाटव दलित उनसे छटक रहे हैं। 2007 मायावती के राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि। 2007 चुनाव मायावती के राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि साबित हुआ। उस साल बसपा ने 206 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। वोट शेयर करीब 30.43% तक पहुंच गया था। असल में जीत की असली कुंजी मायावती के सोशल इंजीनियरिंग थी। इसमें दलितों के साथ पिछड़ों और संवर्ण समुदाय को भी साधा गया। इसके बाद से बसपा लगातार कमजोर हुई। 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद से बसपा पर सवाल सिर्फ सत्ता से दूर होने का नहीं बल्कि अस्तित्व का खड़ा है।
आपको बता दें कि बसपा में मायावती ने कभी किसी नेता को ऐसी छूट नहीं दी कि वह पार्टी में मायावती के बाद अपने आप को दूसरा या तीसरा कद्दावर चेहरा बता सके। ऐसे में कई चेहरों को मायावती बिना किसी लाग लपेट के सीधे बाहर का रास्ता दिखा चुकी हैं। इनमें कई नाम तो ऐसे हैं जिन्हें पार्टी संगठन की रीढ़ कहा जाता था। 2019 के लोकसभा चुनाव में गठबंधन का मिला लाभ। बहुजन समाज पार्टी को 2007 के यूपी विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत मिला था और इसके बाद 2012 में बीएसपी 80 सीटें जीतकर दूसरे नंबर की पार्टी बन विपक्ष में चली गई, जबकि साल 2017 में विधानसभा चुनाव में बीएसपी को मात्र 19 सीटें ही मिली। इसके बाद पार्टी ने एक बड़ा फैसला लिया। ये फैसला बीएसपी के धुर विरोधी समाजवादी पार्टी से हाथ मिलाने का था। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा बसपा साथ आ गए। इसका नतीजा ये हुआ कि बीएसपी 0 से 10 लोकसभा सीटों पर पहुंच गई और सपा को मात्र 5 सीटें मिली। हालांकि साल 2019 के लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद सपा बसपा गठबंधन टूट गया और बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने भविष्य में किसी से गठबंधन न करने की घोषणा कर दी। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी को मात्र 1 सीट नसीब हुई। वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव की पार्टी वापस 0 तक पहुंच गई और इस बीच मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को उत्तराधिकारी बना भी दिया, हटाया भी और फिर से उनका कद बढ़ा दिया। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में वक्त एक अहम ब्रेक का है। ब्रेक के बाद अगली रिपोर्ट का रुख करेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज। तो स्पेशल रिपोर्ट में बात अगली अहम रिपोर्ट की। विज्ञापन जगत के दिग्गज एड गुरु के नाम से मशहूर पीयूष पांडे दुनिया से अलविदा कह गए। फेविकोल, कैडबरी और एशियन पेंट्स जैसे चर्चित विज्ञापनों को डिजाइन करने वाले पांडे 70 वर्ष के थे। पांडे ने ही 90 के दशक में मशहूर गीत मिले सुर मेरा तुम्हारा लिखा था। पीयूष पांडे की मौत के कारणों का फिलहाल अभी तक पता नहीं चला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वे गंभीर संक्रमण से जूझ रहे थे। इस खास रिपोर्ट में देखिए। पीयूष पांडे के बनाए मशहूर एड कैंपेन, क्या स्वाद है जिंदगी में, मिले सुर मेरा तुम्हारा, अब की बार मोदी सरकार, 2 बूंद जिंदगी की, एमपी गजब है, ठंडा मतलब कोका कोला, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर, हमारा बजाज हर घर कुछ कहता है, भाई हज है ना, जैसे कई आइकॉनिक लाइंस दिए। पीयूष पांडे की मौत के कारणों का पता नहीं चल पाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वे गंभीर संक्रमण से जूझ रहे थे। पीयूष पांडे लगभग 4 दशकों से विज्ञापन उद्योग में कार्यरत। पीयूष पांडे ने अपनी रचनात्मकता में साधारण भाषा, हास्य और मानवीय भाषाओं का इस्तेमाल किया, जिससे उनके विज्ञापन हर भारतीय के दिल और दिमाग में अपनी जगह बनाने में सफल रहे। आपको बता दें कि पीयूष पांडे 27 साल की उम्र में विज्ञापन जगत से जुड़ गए थे। उन्होंने शुरुआत अपने भाई प्रसून पांडे के साथ की। दोनों ने रोजमर्रा के उत्पादों के लिए रेडियो जिंगल्स की आवाज दी थी। 1982 में विज्ञापन कंपनी ओगिलवी से तेजी से कदम बढ़ाए। 1994 में उन्हें ओगिलवी के बोर्ड में नॉमिनेट किया गया। आपको बता दें कि पीयूष को 2016 में भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया था। इसके अलावा 2024 में उन्हें LIA लीजेंड्स अवार्ड भी मिला। वह ओगिलवी के विश्वव्यापी मुख्य रचनात्मक अधिकारी और भारत में कार्यकारी अध्यक्ष थे। आपको बता दें कि पीयूष पांडे 1982 में ओगिलवी से जुड़े और उन्होंने अपना पहला विज्ञापन सनलाइट डिटर्जेंट के लिए लिखा। 6 साल बाद वे कंपनी के क्रिएटिव विभाग में शामिल हो गए और फेविकोल, कैडबरी, एशियन पेंट्स, लूना, मोपेड, फॉर्च्यून ऑयल और कई अन्य ब्रांडों के लिए उल्लेखनीय विज्ञापन बनाए। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी सहित अन्य हस्तियों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। पीएम ने एक्स पर लिखा, पीयूष पांडे क्रिएटिविटी के लिए जाने जाते थे। एडवर्टाइजिंग की दुनिया में उन्होंने शानदार योगदान दिया। मैं उनके साथ हुई बातचीत को सालों तक संजो कर रखूंगा। उनके दुनिया से जाने से बहुत दुखी हूं। उनके परिजन के साथ मेरी संवेदनाएं हैं।
आपको बता दें कि फेविकॉल का ट्रक वाला विज्ञापन साल 2007 में आया था, जिसमें एक साधारण चिपकाने वाले गोंद को पीयूष ने ऐसा बदला कि हर घर में फेमस हो गया। विज्ञापन में एक ट्रक के ऊपर ढेर सारे लोग बैठे हुए हैं और ऊबड़ खाबड़ सड़क पर वह गिरते नहीं हैं और गाड़ी चलती रहती है। इस एड ने ग्लू को फेविकोल में बदल कर रख दिया। न सिर्फ इस एड को कई अवार्ड मिले, बल्कि दर्शकों के दिलों में ये छप गया। वहीं कैडबरी का क्रिकेट वाला विज्ञापन साल 2007 में आया था। इसमें भारतीय क्रिकेट के लिए प्यार दिखाया गया। एक बच्चा छक्का मारकर खुशी से नाचने लगता है तो पूरा मोहल्ला उसके साथ झूम उठता है। पांडे की आवाज ने इसे और मजेदार बना दिया। वहीं कुछ खास है जिंदगी में लाइन ने लोगों से जोड़ दिया। जबकि एशियन पेंट्स का हर घर कुछ कहता है विज्ञापन साल 2002 में आया। विज्ञापन हर घर कुछ कहता है 2002 में एक परिवार की कहानी बताई गई, जहां पिता की यादें दीवारों पर जीवित हो उठती हैं। टैगलाइन हर घर कुछ कहता है ने लाखों घरों को छुआ और एशियन पेंट्स मार्केट लीडर बन गया। इसी प्रकार हज का पग वाला विज्ञापन 2003 में आया था। इसमें एक बच्चे को प्यारा पग फॉलो करता है जो वेयरवर यू गो हज इज विद का प्रतीक बन जाता है। पांडे ने मोबाइल कनेक्टिविटी को दोस्ती और विश्वास से जोड़ा। हिंदी डायलॉग्स जैसे भाई हज है ना, इसे घर घर फेमस कर दिया। ये एड सिर्फ ब्रांड को रीब्रांडिंग करने में सफल रहा, बल्कि पग को राष्ट्रीय आइकॉन बना दिया। आपको बता दें कि पीयूष पांडे ने अभिनय में भी कदम रखा था और 2013 में जॉन अब्राहम अभिनीत फिल्म मद्रास कैफे और मैजिक पेंसिल प्रोजेक्ट वीडियोस में काम किया। पांडे ने मिले सुर मेरा तुम्हारा गीत लिखा था। ये गीत 90 के दशक में देश में राष्ट्रीय एकता और विविधता को बढ़ावा देने वाला एक कालजयी गीत था, जो टेलीविजन के जरिए घर घर तक पहुंच गया था। पांडे ने चर्चित फिल्म भोपाल एक्सप्रेस की पटकथा भी लिखी थी। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। गोल्डी छोले मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देश के हर गांव, हर शहर उठेगी खबरों की लहर। रोज होगी आपकी बात, जब मैं करूंगी देश की बात। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो स्पेशल रिपोर्ट में बात अगली है रिपोर्ट की। विज्ञापन जगत के दिग्गज एड गुरु के नाम से मशहूर पीयूष पांडे दुनिया से अलविदा कह गए। फेविकोल, कैडबरी और एशियन पेंट्स जैसे चर्चित विज्ञापनों को डिजाइन करने वाले पांडे 70 वर्ष के थे। पांडे ने ही 90 के दशक में मशहूर गीत मिले सुर मेरा तुम्हारा लिखा था। पीयूष पांडे की मौत के कारणों का फिलहाल अभी तक पता नहीं चला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वे गंभीर संक्रमण से जूझ रहे थे। इस खास रिपोर्ट में देखिए। पीयूष पांडे के बनाए मशहूर एड कैंपेन, क्या स्वाद है जिंदगी में। मिले सुर मेरा तुम्हारा। अब की बार मोदी सरकार। दो बूंद जिंदगी की। एमपी गजब है। ठंडा मतलब कोका कोला। बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर। हमारा बजाज हर घर कुछ कहता है। भाई हज है ना, जैसे कई आइकॉनिक लाइंस दिए। पीयूष पांडे की मौत के
कारणों का पता नहीं चल पाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वे गंभीर संक्रमण से जूझ रहे थे। पीयूष पांडे लगभग 4 दशकों से विज्ञापन उद्योग में कार्यरत। पीयूष पांडे ने अपनी रचनात्मकता में साधारण भाषा, हास्य और मानवीय भाषाओं का इस्तेमाल किया, जिससे उनके विज्ञापन हर भारतीय के दिल और दिमाग में अपनी जगह बनाने में सफल रहे। आपको बता दें कि पीयूष पांडे 27 साल की उम्र में विज्ञापन जगत से जुड़ गए थे। उन्होंने शुरुआत अपने भाई प्रसून पांडे के साथ की। दोनों ने रोजमर्रा के उत्पादों के लिए रेडियो जिंगल्स की आवाज दी थी। 1982 में विज्ञापन कंपनी ओगिलवी से तेजी से कदम बढ़ाए। 1994 में उन्हें ओगिलवी के बोर्ड में नॉमिनेट किया गया। आपको बता दें कि पीयूष को 2016 में भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया था। इसके अलावा 2024 में उन्हें LIA लीजेंड्स अवार्ड भी मिला। वह ओगिलवी के विश्वव्यापी मुख्य रचनात्मक अधिकारी और भारत में कार्यकारी अध्यक्ष थे। आपको बता दें कि पीयूष पांडे 1982 में ओगिलवी से जुड़े और उन्होंने अपना पहला विज्ञापन सनलाइट डिटर्जेंट के लिए लिखा। 6 साल बाद वे कंपनी के क्रिएटिव विभाग में शामिल हो गए और फेविकोल, कैडबरी, एशियन पेंट्स, लूना, मोपेड, फॉर्च्यून ऑयल और कई अन्य ब्रांडों के लिए उल्लेखनीय विज्ञापन बनाए। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी सहित अन्य हस्तियों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। पीएम ने एक्स पर लिखा, पीयूष पांडे क्रिएटिविटी के लिए जाने जाते थे। एडवर्टाइजिंग की दुनिया में उन्होंने शानदार योगदान दिया। मैं उनके साथ हुई बातचीत को सालों तक संजो कर रखूंगा। उनके दुनिया से जाने से बहुत दुखी हूं। उनके परिजन के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। आपको बता दें कि फेविकॉल का ट्रक वाला विज्ञापन साल 2007 में आया था, जिसमें एक साधारण चिपकाने वाले गोंद को पीयूष ने ऐसा बदला कि हर घर में फेमस हो गया। विज्ञापन में एक ट्रक के ऊपर ढेर सारे लोग बैठे हुए हैं और उबड़ खाबड़ सड़क पर वह गिरते नहीं हैं और गाड़ी चलती रहती है। इस एड ने ग्लू को फेविकोल में बदल कर रख दिया। न सिर्फ इस एड को कई अवार्ड मिले, बल्कि दर्शकों के दिलों में ये छप गया। वहीं कैडबरी का क्रिकेट वाला विज्ञापन साल 2007 में आया था। इसमें भारतीय क्रिकेट के लिए प्यार दिखाया गया। एक बच्चा छक्का मारकर खुशी से नाचने लगता है तो पूरा मोहल्ला उसके साथ झूम उठता है। पांडे की आवाज ने इसे और मजेदार बना दिया। वहीं कुछ खास है जिंदगी में लाइन ने लोगों से जोड़ दिया। जबकि एशियन पेंट्स का हर घर कुछ कहता है विज्ञापन साल 2002 में आया। विज्ञापन हर घर कुछ कहता है 2002 में एक परिवार की कहानी बताई गई, जहां पिता की यादें दीवारों पर जीवित हो उठती हैं। टैगलाइन हर घर कुछ कहता है ने लाखों घरों को छुआ और एशियन पेंट्स मार्केट लीडर बन गया। इसी प्रकार हज का पग वाला विज्ञापन 2003 में आया था। इसमें एक बच्चे को प्यारा पग फॉलो करता है जो वेयरवर यू गो हज इज विद का प्रतीक बन जाता है। पांडे ने मोबाइल कनेक्टिविटी को दोस्ती और विश्वास से जोड़ा। हिंदी डायलॉग्स जैसे भाई हज है ना, इसे घर घर फेमस कर दिया। ये एड सिर्फ ब्रांड को रीब्रांडिंग करने में सफल रहा, बल्कि पग को राष्ट्रीय आइकॉन बना दिया। आपको बता दें कि पीयूष पांडे ने अभिनय में भी कदम रखा था और 2013 में जॉन अब्राहम अभिनीत फिल्म मद्रास कैफे और मैजिक पेंसिल प्रोजेक्ट वीडियोस में काम किया। पांडे ने मिले सुर मेरा तुम्हारा गीत लिखा था। ये गीत 90 के दशक में देश में राष्ट्रीय एकता और विविधता को बढ़ावा देने वाला एक कालजयी गीत था, जो टेलीविजन के जरिए घर घर तक पहुंच गया था। पांडे ने चर्चित फिल्म भोपाल एक्सप्रेस की पटकथा भी लिखी थी। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।